जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हालचाल है सबका। और आज हम लोग लेके आए हैं अपने केमिस्ट्री के फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 17 का डिस्कशन। मैं यानी संजीव भाटी आपको फर्स्ट 23 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 46 से क्वेश्चन नंबर 68 तक। हमारे डॉक्टर SP सिंह सर के इस मिशन के साथ अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। आइए बच्चों, हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 46 आ रहा है, एक कन्वर्जन का क्वेश्चन है। अब इस कन्वर्जन में देखिए क्या हो रहा है। ये NO2 है और इसका हाइड्रोजनेशन कराया जा रहा है, यानी कि रिडक्शन कराया जा रहा है। तो यहाँ पर जो X कंपाउंड बन रहा है असल में वो एनलीन होगा। तो ये X कंपाउंड बन जाएगा C6H5NH2। X हमारा एनलीन है और इसके बाद इसकी रिएक्शन NaNO2 और HCl से कराई गई है, यानी HNO2 से। इस प्रोसेस को डाई एजोटाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो इसमें बच्चों यहाँ पे जो Y है, ये Y हमारा बन जाएगा C6H5N2Cl। C6H5N2Cl बन जाएगा और इसकी CuCN KCN से रिएक्शन करेंगे तो मुझे मिल जाएगा C6H5CN। ये मुझे मिल जाएगा बेंजीन कार्बोनाइट्राइल या फिर साइनोबेंजीन मिल जाएगा। और इसकी हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं अल्कलाइन मीडियम में। अब देखिए, अगर हम लोग साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कराते हैं और पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं कंसंट्रेट एसिड या कंसंट्रेट बेस की प्रेजेंस में, तो एमाइड बनता है। और अगर हम लोग डाइल्यूट एसिड लेते हैं या एक्सेस हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो फिर जो साइनाइड ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और दो बॉन्ड तोड़ेंगे, एक बॉन्ड बना रहने देंगे। पहले देखते हैं कि हमारा ये ऑप्शन मैच करता है कि नहीं। ये C6H5CONH2 मिलेगा। तो C6 यहाँ पे C6COCl हो नहीं सकता, CH2NH2 हो नहीं सकता, NHNH3 हो नहीं सकता। फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो C6H5CONH2 मिल जाएगा। ये जो C6H5 है ये बेंजीन रिंग है। क्वेश्चन नंबर 46 का फोर्थ ऑप्शन सही हुआ। यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारे पास आ रहा है द डेंसिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड। एक वॉल्यूमेट्रिक का सम बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। द डेंसिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड इज 1.21 किलोग्राम पर लीटर। ठीक है सर, यहाँ पे जो डेटा गिवन किया वो नोट कर लें। डेंसिटी हमको गिवन की गई है 1.21 किलोग्राम पर लीटर। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस सोल्यूशन की ये बात चल रही है उसमें वॉल्यूम हमारा 1 लीटर होगा और जो वेट ऑफ या मास ऑफ जो हमारा सॉल्यूट है वो 1.21 किलोग्राम होगा, या इसको हम कह सकते हैं 1210 ग्राम होगा। 1210 ग्राम होगा। तो यहां से हम लोगों ने लिख लिया और मोलर मास 24.2 है। मोलर मास भी लिख लिया 24.2 इस 1.2 किलोग्राम। द वॉल्यूम ऑफ इट्स सोल्यूशन रिक्वायर्ड, इस सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए जो कंप्लीट न्यूट्रलाइज करे 25 ml 0.24 मोलर NaOH को। ठीक है, ये मोनोबेसिक एसिड है। तो यहाँ पर हम लोग को ये बात ध्यान रखनी है कि V1 हमको निकालना है और जो M1 है बच्चों वो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। और V2 मेरे को दिया गया है 25 ml और M2 मुझे दिया गया है 0.24 मोलर। 0.24 मोलर। तो हम बच्चा क्या करेंगे, सबसे पहले इस गिवन डेटा से मोलैरिटी M1 निकालेंगे। तो मोलैरिटी M1 निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया M1 इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं मोल की जगह पे वेट अपॉन मोलर मास वॉल्यूम इन लीटर। वेट मेरे को ग्राम में रखना होता है यहाँ पे, तो वेट 1210 ग्राम दिया है, 1210 ग्राम। और जो मोलर मास है वो 24.2 है, 24.2। और जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है।
इस तरह से ये मोलैरिटी मेरे पास आ गई। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे डाइल्यूशन के थ्रू दूसरा सोल्यूशन बना रहे हैं, इसलिए हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा डाइल्यूशन के लिए, M1V1 इक्वल टू M2V2, M1V1 इक्वल टू M2V2 लगा दिया। M1 की जगह पे ये डाटा ले आएंगे 1210, अब डाटा ले आए हैं 1210 अपॉन 24.2, 24.2 V1 बच्चों हम लोग को निकालना है, और M2 मोलैरिटी सेकेंड 0.24 मोलर है, और जो V2 दिया गया है वो 25 ml दिया गया है। अब ये 25 ml दिया गया तो यहाँ भी वॉल्यूम ml में आएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर V1 देखिए कितना आता है, 0.24 को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये मल्टीप्लिकेशन आसान है, 25 4 जा 100, 10 पावर जाएगा, 25 2 जा 50, इजीली कर सकते हैं। लेकिन और टाइम बचाने के लिए मैं कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा। तो 0.24 मल्टीप्लाई बाय 25 और फिर मल्टीप्लाई बाय 24.2 और डिवाइडेड बाय 1210, तो मेरे पास आ रहा है 0.12 ml, जो सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा। ये 0.12 ml आ रहा, जो हमारा यहाँ सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 मुझे दे रहा है द पेयर ऑफ सोल्यूशन हैविंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर फ्रॉम द फॉलोइंग इज एज्यूम 100% आयनाइजेशन। ठीक है सर, तो देखिए मुझे यहाँ पर सबके ऑस्मोटिक प्रेशर इन दोनों के निकालने हैं और ये पता करना है कि किस में डिफरेंट आ रहा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला बच्चा ये होता है, पाई यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू CRT इंटू आई, CRT इंटू आई। अब ये जो C है ये कंसंट्रेशन है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं C इंटू RT इंटू आई। अब C हमारा कंसंट्रेशन या मोलैरिटी है और I हमारा बॉन्ड ऑफ फैक्टर है, यानी अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आयनाइज होने के बाद एक मॉलिक्यूल जितने आयन बनाएगा वही I होगा, वही हमारा I बनेगा। तो हमारा बॉन्ड ऑफ फैक्टर है और R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर है। तो ये जो RT है ये सारे केसेस में कांस्टेंट रहेगा, RT कांस्टेंट रहेगा। तो इसको अनावश्यक रूप से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आप मल्टीप्लाई करेंगे भी तो इसमें भी RT का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी RT का मल्टीप्लाई करेंगे, C2H5OH में भी करेंगे, KBr में भी करेंगे। इसलिए हमने RT को कांस्टेंट कंसीडर करके हटा लिया, विड्रॉ कर लिया। और अब इन सब के लिए मैं पाई निकालूंगा। तो पाई निकालने के लिए जब मैं यहाँ पर पाई निकालता हूँ, पाई मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसका जब पाई निकालेंगे बच्चों तो देखिए इसकी जो मोलैरिटी है वो 0.5 है। तो 0.5 हमने ले लिया, 0.5 ले लिया। और जो C2H5OH है हम ये मानेंगे कि ये बहुत वीक एसिड है, तो ये हमारा आयनाइज नहीं होगा। तो जब ये आयनाइज नहीं होगा तो इसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर 1 मान लेंगे, इसको हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरीके कंसीडर करेंगे। और यहाँ पर जो पाई हमारे पास आ रहा है, इसका पाई ये हमारा 0.25 मोलैरिटी है, और जो हमारा KB आ रहा है ये पानी में जब जाएगा तो K प्लस और Br माइनस आयन में टूटेगा, यानी 2 आयन बनाएगा, तो इसका I बराबर 2 होगा। ये नहीं टूटेगा तो इसका I बराबर 1 था, तो इसका I बराबर 2 है, तो ये भी 0.5 आ गया। लेकिन मुझे तो क्वेश्चन कहा गया कि जिसकी ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू डिफरेंट हो वो मुझे लेना। तो फर्स्ट वाले के ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू इसकी भी 0.5 आ रही है, इसको भी 0.5 आ रही है, सेम आ रही है, यानी ये ऑप्शन हमारा नहीं है। अब इसमें आइए सर, इसका जब हम लोग पाई निकालेंगे तो पाई निकालने पे 0.1 तो मोलैरिटी है, और K4 एफिशिएंसीज को अगर आप ब्रेक करें तो 4K प्लस बनेगा और 1 FeCN6 4 माइनस बनेगा।
यानी टोटल 5 आयन बनेंगे। और किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का 1 मॉलिक्यूल जितने नंबर ऑफ आयन्स बनाता है उसका आई वही होता है। इस तरीके से यहाँ पे 5 आई हो गया, सो ये 0.5 आ गया। और जब हम लोग इस अमोनियम सल्फेट के लिए सॉल्व करेंगे पाई, तो अमोनियम सल्फेट नहीं, फेरस अमोनियम सल्फेट, तो फेरस अमोनियम सल्फेट में 0.1 इंटू फेरस अमोनियम सल्फेट का भी आई 5 आएगा। कैसे आएगा? फेरस अमोनियम सल्फेट जब आयनाइज होगा तो 1 मोल फेरस बनेगा, 1 मोल सल्फेट बनेगा, फिर 2 मोल अमोनियम बनेंगे और 1 मोल सल्फेट बनेगा। ये फेरस अमोनियम सल्फेट का आयनाइजेशन इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर 1 फेरस 1 सल्फेट 2 2 4 और 5, तो 5 आयंस बन रहे हैं। तो आई इक्वल टू इसका भी 5 हो गया, सेम आ गया, सेम वैल्यू दोनों का आ गया। मुझे पता करना था किसका डिफरेंट आएगा, तो ये भी मेरा अभी ऑप्शन सही नहीं माना जाएगा। अब थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं। थर्ड वाले में फिर से K4Fe6 आ गया। 0.5 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो अब मुझे मिल जाएगा पाई इक्वल टू 0.05 इंटू 5 यानी कि 0.25। इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 0.25 और NaCl 2 आयन बनाएगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो ये 0.25 इंटू 2 यानी कि 0.5 आएगा। तो इसके लिए भाई आया है 0.25 और इसके लिए आया है 0.5, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अलग अलग हो गया, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाए। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, ऐसे हमको ये निकालना था। और यहाँ पर देखिए NaCl के 2 आयन बनेंगे, I इक्वल टू 2 है, 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 आ जाएगा। 0.1 में BaCl2 के 3 आयन बनेंगे, 0.3 आ जाएगा। दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर 0.3 आ रहा है, यानी सेम है। हमें चाहिए जिसका सेम नहीं होगा। बोरॉन ट्राइहैलाइड में हमको लुईस एसिडिक कैरेक्टर देखना है। तो सब लोग जानते हैं कि जो BF3 होता है उसका लुईस एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम होता है, क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग होती है। तो ये जो BF3 है इसमें ये फ्लोरीन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरोन को दे देता है, तो बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इसलिए ये बाहर किसी से इलेक्ट्रॉन की डिमांड नहीं करता, इसलिए ये वीक लुईस एसिड हो जाता है। BCl3 में थोड़ा सा बैक बॉन्डिंग होगी, BBr3 में और कम होगी और BI3 में नेग्लिजिबल होगी। इसलिए लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ बोरॉन ट्राइहैलाइड्स में बढ़ती जाती है। BI3 की सबसे ज़्यादा, फिर BBr3, फिर BCl3, फिर BF3, यानी कि सही ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब ये 2 स्टेटमेंट हमारे पास आए हैं, एसर्शन रीजन आए हैं। अब एसर्शन रीजन पढ़ते हैं क्या होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस ब्यूटुइन इज मोर देन दैट ऑफ ट्रांस ब्यूटुइन। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ट्रांस की 2 जनरल प्रॉपर्टी जितनी NCERT में दी है उसमें 2 ऐसी हैं जो ज़्यादा होती हैं। एक तो स्टेबिलिटी ट्रांस की ज़्यादा होती है और एक मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज़्यादा होता है। इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट, इंटरनल एनर्जी, डायपोल मोमेंट, पोलैरिटी, ये सब सिस की ज़्यादा होती है। तो सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, ये सही है। अब रीज़न बताया, सिस ब्यूटुइन इज पोलर वाइल ट्रांस ब्यूटुइन इज नॉन पोलर। तो ये रीजन काफी कुछ सही है। सिस वाले पोलर होते हैं और ट्रांस वाले, सिमेट्रिकल ट्रांस है तो नॉन पोलर होगा, अनसिमेट्रिकल ट्रांस है तो वो भी पोलर होगा, बट पोलैरिटी कम होगी और सिस में पोलैरिटी ज्यादा होगी। तो उस नजर से देखें तो ये रीजन अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो मैं इसमें फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाऊंगा। दोनों स्टेटमेंट भी सही है और उसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51।
A chloride salt solution acidify with dilute HNO3 gives curdy precipitate A on addition with silver nitride। तो देखिए जिसके पास क्लोराइड होगा वो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट देगा, सिल्वर नाइट्रेट मिलाओगे तो AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। और वो ये कह रहा है कि ये वाइट प्रेसिपिटेट A है, तो जी हाँ A हमारा AgCl है। किसी भी क्लोराइड में अगर आप सिल्वर नाइट्रेट मिलाओगे तो आपको वाइट प्रेसिपिटेट AgCl मिलेगा। अब वो कह रहा है कि NH4OH एक्सेस में मिलाया, तो देखो यहाँ पे ये रिएक्शन थी, क्लोराइड था, हम लोग ने इसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाया, सिल्वर नाइट्रेट मिलाया इसमें, और जब इसमें हमने सिल्वर नाइट्रेट मिलाया तो ये मुझे यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट मिला है। और ये वाइट प्रेसिपिटेट आप सब बच्चे जानते हैं ये AgCl का है। और अगर इसमें आप एक्सेस ऑफ NH4OH मिलाओगे तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा डाईएमाइन सिल्वर हैलाइड का। NH4OH मिला दिया आपने तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा AgNH3 होल ट्वाइस Cl या पॉजिटिव आयन वाला, ये एक कलरलेस सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब आपको पूछ रहा है कि ये B है और ये A है, ये A है ये B है, तो आपको पूछा है कि A और B पहचानना है। तो A वाइट प्रेसिपिटेट AgCl का था, AgCl दो जगह दिया हुआ है, और B AgNH3 होल ट्वाइस Cl केवल एक जगह दिया है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन सही हो गया। 4 एसिड दिए गए उनका मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, ये NCERT से उठाया गया है, और NCERT में ये देखिए ये ऑर्डर पूरा लगा हुआ है। अब इसमें आप देखिए यहाँ पर कि CH3COH सबसे कम में है, काफ़ी कम में है मतलब, और जो बेंजोइक एसिड है वो उससे ज़्यादा है, और बेंजोइक एसिड से ज़्यादा हमारा है फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड से ज़्यादा क्लोरोएसिटिक एसिड। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये NCERT के टेबल से क्वेश्चन उठाया हुआ है। हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हमें बताना है, तो फर्स्ट यानी एसिटिक एसिड सबसे कम होगा। अब एसिटिक एसिड से ज़्यादा हमारा हो जाएगा फोर्थ यानी बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड से ज़्यादा हो जाएगा सेकंड यानी कि फॉर्मिक एसिड, और इससे ज़्यादा हो जाएगा थर्ड यानी क्लोरोएसिटिक एसिड। तो ये हमारा किस ऑप्शन मैच कर रहा है, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स लगेंगे जिनसे आपने अपने क्लासरूम में पढ़ा होगा कि यहाँ पर जो एसिटिक एसिड है ये सबसे वीक हो गया क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट लग रहा था, और जो हमारा बेंजोइक एसिड है इसमें फेनिल का माइनस आई लग रहा था, इसलिए बेंजोइक एसिड ज़्यादा बेटर हो गया। फिर जो फॉर्मिक एसिड है उसका जो रेजोनेंस है C डबल बॉन्ड O का वो क्वालिटी ही रेजोनेंस रहता है, लेकिन यहाँ पर पुअर क्वालिटी रेजोनेंस आ जाता है, इसलिए जो सेकंड है वो फोर्थ से ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पे जो क्लोरोएस्टिक एसिड है इसमें भी वही रेजोनेंस है, इसमें भी वही रेजोनेंस है, लेकिन इसमें माइनस आई एडिशनल है, इसलिए इससे बेटर ये हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53। एसर्शन अ ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री द मल्टीपल बॉन्ड गेट पोजीशनड प्रिफरेबली इन द इक्वेटोरियल प्लेन। अब ये बात बिल्कुल ठीक है, देखिए आपको कि ये हमारे पास इक्वेटोरियल प्लेन है और ये एक्सियल है बच्चा लोग। तो ये जो इक्वेटोरियल प्लेन होता है ये 120 डिग्री पर होता है, 120 डिग्री पर है, और ये हमारा जो आपका एक्सियल प्लेन है वो 90 डिग्री के एंगल पे होता है इक्वेटोरियल वालों से, और आपस में 180 डिग्री पे होता है। तो अब क्योंकि जो 90 डिग्री का एंगल है वो कम है, और अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो ज़्यादा रिपल्शन फील करेगा, लेकिन 120 डिग्री का एंगल ज़्यादा है। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी है, जैसे पाई में इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो 120 पे रहेंगे तो रिपल्शन कम होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें
तो ये स्टेटमेंट सही है। ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री में मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड को पोजीशन किया जाता है, प्रिफर करते हैं इक्वेटोरियल प्लेन पे, यानी कि डबल बॉन्ड ऐसे रखे जाएंगे, इस तरीके से रखे जाएंगे, और सिंगल बॉन्ड इधर रखे जाएंगे। दो है या एक है, जो भी है पॉसिबिलिटी, वो बॉन्ड एंगल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इक्वेटोरियल रीजन देखो, इक्वेटोरियल पोजीशन मिनिमाइज द ओवरऑल रिपल्शन ऑफ पाई बॉन्ड बिकॉज पाई बॉन्ड रिक्वायर मोर स्पेस कंपेयर टू द सिग्मा बॉन्ड पेयर। वही बात हो गई कि पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी ज्यादा है, तो उसे मोर स्पेस चाहिए। तो मोर स्पेस कब मिल सकती है? जब मोर बॉन्ड एंगल हो, जैसे 120 डिग्री। तो ये रीजन भी अपने आप में सही है। तो एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसलिए हम लोग 53 में फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और इसका हमको सेल रिएक्शन लिखना। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सेल रिएक्शन लिखने के लिए दो हाफ सेल होते हैं जिनको कि हमें बनाना होगा। तो मैं इसको दूसरे पेज पे ले लेता हूं। मेरे को रिएक्शन दी गई है AgCl प्लस H2 HCl प्लस Ag, ये रिएक्शन मुझे दी गई है। टू बैलेंस कर लिया। अब ये दो हाफ सेल से मिलकर बनी है। AgCl हमारा बदल रहा है Ag में, और जो हमारा H2 है वो बदल रहा है H प्लस में। तो अब इसमें देखिएगा, यहां पर ये रिएक्शन एक ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, और इसमें देखो Cl नहीं है हमारा, तो हमको यहां पर एडिशनल एक Cl माइनस लाना होगा बैलेंस करने के लिए, और यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह की ये दो हाफ सेल की रिएक्शन है। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये Cl माइनस लाएंगे कहां से? तो ये Cl माइनस बच्चों आप KCl से लाते हैं। अगर KCl अवेलेबल नहीं है तो आप HCl से भी ला सकते हैं। ये इनसे हम लोग लेके आते हैं। अब हम लोग को जो सेल रिएक्शन लिखनी होती है उसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल के बारे में दिखाते हैं। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल देखो ये है हमारा, ये H2 प्लस वाला। तो हम लोग यहाँ पे H2 गैस है तो H2 गैस को लिखेंगे। H2 गैस बदल रहा है H प्लस एक्वस में, तो H प्लस एक्वस में लिखेंगे। और इनकी जो भी मोलैरिटी होती है, मान लो X मोलर है या Y मोलर है, वो लिख देते हैं। और ये जो H2 गैस है इसका जो प्रेशर होता है वो लिखते हैं, और इसको हम लोग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे पास आउट करते हैं, क्योंकि H2 को हम लोग स्टोर नहीं कर पाएंगे गैसियस स्टेट की वजह से, तो प्लेटिनम पे पास आउट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर एक पैरेलल बार आता है, पैरेलल बार आएगा। अब पैरेलल बार में क्या होगा कि सर AgCl को हमको Ag में रिड्यूस करना है। AgCl एक सॉलिड है तो इसकी मोलैरिटी 1 होती है, लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी मोलैरिटी यूनिटी होती है। और ये बदल रहा है Ag में, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। लेकिन ये जो Cl माइनस है इसको दिखाने का तरीका होता है कि AgCl के बगल में Cl माइनस दिखाया जाता है। तो ये Cl माइनस ऐसे हम लोगों ने दिखा दिया। अब कई बार होता है कुछ एग्जामिनर क्या करते हैं कि ये जो पैरेलल वार है इसको विड्रॉ कर लेते हैं, और पैरेलल वार को विड्रॉ करके ये दोनों जो हमारे सब्सटेंस है इनको मिला के अगर एसिड बन रहा है तो एसिड बना लेते हैं। तो अब देखिए जो हमारी इक्वेशन बनती है वो ऐसे बनती है, प्लेटिनम
ऑब्लिक H2 गैस। इसका अगर प्रेशर क्वेश्चन में दिया तो प्रेशर यूज करते, बट प्रेशर दिया नहीं है इन्होंने, 1 बार मान लो, हमने मान लिया। तो यहाँ पे H2 गैस को 1 बार मान लिया प्रेशर। और उसके बाद H प्लस एक्वस, मोलैरिटी अगर दी गई है तो मोलैरिटी यूज करेंगे। H प्लस एक्वस, अब H प्लस एक्वस क्या, हमने तो इसको यहाँ से विड्रॉ कर लिया, तो ये H प्लस इसके Cl माइनस के साथ मिल जाएगा, तो ये HCl बन जाएगा, HCl एक्वस। और फिर हमको मिल जाएगा AgCl सॉलिड और ऑब्लिक Ag। अब इस तरह की इक्वेशन मुझे मिलनी चाहिए, तो इस तरह की इक्वेशन कोई है मेरे पास। देखिए यहाँ पे H2 से KCl आ गया, H2 से H प्लस आया ही नहीं, ये H2 आखिर बदलेगा तो H प्लस में ना, वो नहीं दिखाया, KCl दिखा दिया, तो ऑक्सीडेशन हुआ ही नहीं, तो ये हो नहीं सकता। यहाँ पे H2 H प्लस के HCl में कन्वर्ट हो रहा, तो ये पॉसिबिलिटी है। और Cl माइनस AgCl के साथ Ag में कन्वर्ट हो रहा, तो ये पॉसिबिलिटी है। 1 मोलर दिखाओ चाहे ना दिखाओ, क्योंकि सॉलिड की मोलरिटी यूनिटी लेते। इस वाले में देखिए प्लेटिनम H2 1 बार, ठीक है, 1 मोलर HCl एक्वस, ठीक है। अच्छा, AgCl सॉलिड इन Ag सॉलिड, तो ये सेम इक्वेशन हो गई, सेम लिख दिया, 2 बार प्रिंट हो गई है। तो सेकेंड और थर्ड ये बस 1 मोलर डिफरेंस है, यहाँ पे AgCl मोलरिटी है नहीं इसमें है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये प्लेटिनम यहाँ पे H आ गया, पहली बात तो H नहीं होना चाहिए था, H2 होना चाहिए था, तो ये H कैसे आ गया कुछ पता नहीं। और फिर उसके बाद यहाँ पर Ag इन AgCl आ गया, यानी H और H सेम हो गया और ऑक्सीडाइज ही हो रहा है दोनों तरफ, तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड एंड थर्ड। आपकी कॉपी दोनों आंसर से चेक होगी, जिसने सेकंड किया है उसको भी मार्क्स मिलेंगे, जिसने थर्ड किया है उसको भी मार्क्स मिलेंगे। देखिए अब ये एक रिएक्शन हमारे सामने, इस रिएक्शन में ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक लगा है फिनोलिक ग्रुप, और एक लगा है एल्कोहलिक ग्रुप, और K2CO3 बेस से रिएक्शन करा रहा है। तो देखिए जो हमारा एल्कोहलिक ग्रुप है वो तो बहुत वीक एसिड होता है, बेस रिएक्शन करता नहीं, NaOH Na2CO3 K2CO3 से। और जो फिनॉल होता है वो भी सामान्यतः Na2CO3 और NaHCO3 को डिकम्पोज नहीं कर पाता, और ये आपने फेमस क्वेश्चन भी पढ़ा है कि कौन NaHCO3 में या Na2CO3 में घुल जाएगा या कौन CO2 रिलीज करेगा। तो आप उसमें बात करते हैं कि जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ है, जिस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा होता है वही ये रिएक्शन शो करते हैं। बट सर्टेन कंडीशन में देखा गया कि हीट करने पर अपना जो फिनॉलिक ग्रुप है वो K2CO3 के साथ रिएक्ट कर जाता, ये एज ए एसिड और ये एज ए बेस रिएक्ट करता। तो अभी जब ये रिएक्ट कर जाता है तो हम लोग को यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिल जाता है वो ये होता है, प्रोडक्ट मेरे को यहाँ पर ये मिल जाएगा, ये जो CH2OH ग्रुप है इस पे कुछ नहीं रिएक्शन होगी, और जो OH है अपना H दे देगा और K प्लस के साथ जुड़ जाएगा, और ये H प्लस इनके H2CO3 बना देगा या HCO3 माइनस बना देगा। तो अभी मुझे यहाँ पे K प्लस मिल जाएगा। अब सेकेंड स्टेप में CH3I की रिएक्शन मुझे करनी है, तो जब मैं CH3I की रिएक्शन करूंगा तो K के साथ I चला जाएगा और ये CH3 यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा OCH3 और CH2OH एज इट इज मिलता रहेगा। तो मुझे कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला OCH3 मिल जाएगा और CH2OH मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड मेरा सही हो जाएगा। देख लीजिएगा, फिर जो एल्कोहलिक OH है वो ना NaOH से रिएक्शन करता है, ना KOH से, ना K2CO3 से, ना Na2CO3 से। जो फिनॉलिक OH है
वो Na2CO3 NaSCO3 से सामान्य तापमान पे रिएक्शन नहीं करता, लेकिन हीट करेंगे अगर K2CO3 एक्वस के साथ तो रिएक्शन करने की संभावना होती है। ये एज ए वीक एसिड, ये एज ए बेस बन जाएगा, और फिर जो है यहाँ पर इसको ये सॉल्ट मिल जाएगा। ओके, ये सॉल्ट CH3 से रिएक्शन करेगा, Ki निकल जाएगा, CH3 इस पे जाके जुड़ जाएगा और CH2OH एज इट इज बना रहेगा। तो मेरा जो सही ऑप्शन होगा वो सेकेंड होगा। निम्नलिखित में कौन सी उपधातु है, मेटलॉइड कौन है? तो एंटीमनी मेटलॉइड है, कोई पूछने की बात नहीं। मैग्नीशियम मेटल है, जिंक मेटल है, बिस्मथ मेटल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगोज SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म? तो आपको पता है जितना क्राउडिंग कम होगी उतना SN2 फास्ट होगी, और क्राउडिंग कम कम होती है 1 डिग्री या प्राइमरी एल्किल हैलाइड में। तो 1 डिग्री या प्राइमरी एल्किल हैलाइड आप ढूंढिए किसमें है, इसमें। और 3 डिग्री में मेनली SN1 होती है, और 2 डिग्री में SN1 SN2 दोनों ही हो सकती है, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। तो अभी यहाँ पर देखिए आपका ये जो Cl है ये 2 डिग्री है, ये जो Cl है ये 3 डिग्री है, ये जो है सर ये 2 डिग्री है, और ये 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री में ही यानी फोर्थ ऑप्शन में ही SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फास्ट चलेगी। मुझे यहाँ पे फॉलोइंग कंसंट्रेशन दी गई है अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन की एट इक्विलिब्रियम, और मुझे वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2 प्लस H2, तो आपको इसमें इक्वेशन बनानी है। N2 plus 3H2, this gives 2NH3। अब K इक्वल टू आपको लिखना है NH3 की पावर 2, N2 की पावर 1 और H2 के एक्टिव मास या मोलैरिटी की पावर 3। और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मुझे दिया गया है, वही मैं रखूंगा यहाँ पे। अमोनिया के लिए मुझे दिया गया है 1 × 10⁻², तो 1 × 10⁻² इंटू 1 × 10⁻², पावर 2 थी इसलिए 2 बार लिख लिया है। और N2 का मुझे 2 × 10⁻² दिया गया है, तो 2 × 10⁻², और H2 के लिए 4 × 10⁻² दिया गया है, 4 × 10⁻² की पावर 3। अब जरा आप सॉल्व करेंगे अगर, तो सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ तो पावर 10⁻⁴ मिल जाएगी, ऊपर हमने 10⁻⁴ पावर ले ली है, 1 1 ज़ा 1 हो गया। अब ये 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, और 64 2 ज़ा 128, तो यहाँ 128 आ गया। और ये 2 × 3 10⁻⁻6 और 10⁻⁻2 10⁻⁸ आ गया। ये 10⁻⁸ जब ऊपर जाएगा तो 10⁻+8 में बदल जाएगा, तो यहाँ पर ये 10⁻+8 10⁻⁻4 से सॉल्व होगा, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 10,000 अपॉन 128 के। अब ये जो मुझे डाटा दिया गया ये 10⁻² में दिया गया, तो मैं 100/128 कर लेता हूँ। 100/128 तो कोई मेरा आंसर नहीं मैच कर रहा, तो फिर 100/128 करने की जगह मैं ऐसा करता हूँ कि 1000 × 10/128 कर लेता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि ये सेकंड ऑप्शन मैच हो जाना चाहिए, क्योंकि 128 का 1000 में 7 के अप्रॉक्स से जाएगा, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 7.8 × 10 आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर हेनरी कांस्टेंट KH? हेनरी कांस्टेंट के लिए क्या बात सही है? अक्सर तो वही होता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो K घटेगा, या फिर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो K घटेगा, ऐसा कुछ जो है होना चाहिए।
तो अब जो है टेम्परेचर बढ़ेगा तो के बढ़ेगा, और के बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, ये होना चाहिए। तो के एच वैल्यू ऑफ ऑल गैसेस सेम एट अ गिवन टेम्परेचर, नहीं, गैसेस के नेचर पे भी डिपेंड करती है, तो गलत हो गया। द वैल्यू ऑफ के एच डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस, ये बात भी गलत हो गया, क्योंकि नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। हायर द वैल्यू ऑफ के एच एट गिवन गिवन प्रेशर लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड, सही हो गया, मुझे ट्रू चाहिए था। तो जितना के एच बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी उतनी घटेगी, ये अभी मैंने आपको बात बता दी थी। और के एच बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो के एच बढ़ेगा किसी सेम गैस का, और के एच बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। हायर द वैल्यू ऑफ के एच एट गिवन प्रेशर लोअर इज द सॉल्युबिलिटी, यही हेनरी लॉ है। A gas having KH value 40.3 kilobar in water is more soluble in water than gas having KH value 1.67 kilobar, तो गलत हो गया, KH वैल्यू जितना ज़्यादा होगा सॉलिबिलिटी उतनी कम होगी, इसलिए सही ऑप्शन थर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो स्टेटमेंट है, कोबाल्ट हेक्सा फ्लोराइडो कोबाल्ट 3- एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें आप कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, +3 है। तो कोबाल्ट में आयरन कोबाल्ट निकिल, तो 3d7 और 4s2 आना था, तो 3d6 आ जाएगा। अब 3d6 आ गया है, और फ्लोराइडो वीक फील्ड लिगेंड है, तो फिर ये पेयरिंग तो करा नहीं पाएगा, इसलिए हाइब्रिडेशन इसमें होगा sp3d2, और ये एक आउटर कॉम्प्लेक्स होगा, तो आउटर कॉम्प्लेक्स सही है, और sp3d2 हाइब्रिडेशन सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। कार्बिल अमीन रिएक्शन इज यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन, बिल्कुल सही है। सेकेंडरी और टर्सरी अमीन कार्बिल अमीन रिएक्शन नहीं देती हैं, ये रिएक्शन प्राइमरी अमीन ही देती है, तो ये सही है। एनलीन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर एट रूम टेम्परेचर टू गिव वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनलीन, ये भी सही है, क्योंकि जो एनलीन है वो हाईली रिएक्टिव है NH2 की एक्टिवेशन पार की वजह से, तो जब उसको हम लोग ब्रोमीन को वाटर की प्रेजेंस में ले जाते हैं तो तेज रिएक्शन होती है, जिससे 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनलीन मिलता है, जो एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, इसलिए सही ऑप्शन है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, यानी कि फर्स्ट। और इसमें क्या था, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, ठीक है। Which of the following reaction involves oxidation and reduction both? ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज होना जरूरी है। चलिए यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पे सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ भी +1 है, ब्रोमाइड -1 -1 -1 नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये इसमें रेडॉक्सी नहीं है। यहाँ पर भी Ag की +1 है, यहाँ भी Ag की +1 है, कोई चेंज नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर में। H2 में 0 है, H में +1 है, ऑक्सीडेशन हो रहा। Br2 में 0, Br में माइनस, रिडक्शन हो रहा, तो इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों शामिल है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। A+2B दिस गिव्स C, ये एक रिएक्शन हो रही है और A+2B C में बदल रहा, 2 मोल्स ऑफ C। चलिए दूसरा एक पेज ले लेते हैं, एक रिएक्शन हो रही है A+2B बदल रहा है C में, देखें कितने C बदल रहा है, 2C में, 2C में बदल रहा है जी सर। अब आगे देखते हैं, इफ 2 मोल्स ऑफ A एंड 3 मोल्स ऑफ B लिए, 2 मोल्स ऑफ A एंड 3 मोल्स ऑफ B लिए, आगे क्या था, एंड 2 मोल्स ऑफ C भी ले लिए साथ में, 2 मोल्स ऑफ C भी ले लिए। अब जब इतना ले लिया तो ये t=0 टाइम पे है, ये t=0 टाइम पे है, इक्विलिब्रियम आया होगा, तो इसमें से x निकला होगा, इसमें से 2x निकला होगा, और इसमें 2x जुड़ गया होगा, क्योंकि प्रोडक्ट में देखो ये 2x नए बने, अब पहले से ही तुम्हारे पास 2 मोल तो थे ही, तो एडिशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इतनी बात आ गई। वॉल्यूम देख ले कंटेनर का कुछ दिया कि नहीं,
तो वॉल्यूम मेरे को दे रहा 2 लीटर फ्लास्क, 2 लीटर फ्लास्क ले रहा। तो मैंने यहाँ पे 2 लीटर, 2 लीटर, क्योंकि हमें मोलर कंसंट्रेशन निकालनी होती है, ले लिया। अब उसके बाद मुझे बता रहा है एंड द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ सी 0.5 मोल पर लीटर। इक्विलिब्रियम पर ये 0.5 मोल पर लीटर, 2 से डिवाइड करेंगे तो पर लीटर ही आएगा, तो ये 0.5 है। अब चलो पहले अपन लोग x निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1, तो 2x इक्वल टू 1 माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 0.5, x इक्वल टू माइनस 0.5 आ गया। अब जरा सबकी पहले हम लोग मोलारिटी निकाल लें, एक्टिव मास निकाल लें, कितना कितना बच रहा है। तो सबसे पहले ए का हम लोग मोलारिटी निकालने पहुंचे, तो 2 माइनस माइनस 0.5 बाय 2 यानी 1.25। फिर बी का हम लोग ने निकाला 3 माइनस माइनस 2 इंटू 0.5 1/2 यानी कि 4 हो जाएगा, 4/2 यानी कि 2। फिर सी का तो अपन लोग के पास आ ही गया, सी 0.5 मोल पर लीटर है। अब ये हम लोग ने जब मोल पर लीटर निकाल लिया है, तो देखिए हमें करना क्या है, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc निकालना है। तो Kc के लिए हमने यहाँ पे इक्वेशन लगा दी। अब Kc के लिए ये इक्वेशन इनकी हम लोग लगा देंगे, और ये Kc की इक्वेशन क्या होगी, एक्टिव मास ऑफ C की पावर 2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ A और एक्टिव मास ऑफ B की पावर 2। ये हमारी इक्वेशन थी। अब ये सब हम लोग रखेंगे, तो C का 0.5 इंटू 0.5 आ गया, 0.5 0.5। और A कितना है मेरा 1.25, 1.25, और B कितना है 2, 2 इंटू 2। देखिएगा ध्यान से। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि ये 5 5 जा 25 कर देते हैं, 5 5 जा हम लोग यहाँ पे 25 कर देते हैं, यानी 0.25 आ जाएगा। और ये 0.25 को 1.25 के साथ सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा, और ये 25 का 125 में 5 बार चला जाएगा, और ये आ जाएगा 1/20, 1/20, 1/20 का दैट मीन्स 0.05 आना चाहिए, 0.05 थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। .05 थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following cannot act as an electrophile? कौन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा? तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डाइक्लोरोकार्बीन CCl2। तो ये तो सभी जानते हैं कार्बीन एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो ये तो हो ही जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है NO2 प्लस। NO2 प्लस भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिव चार्ज है, और N और O के बीच में पाई बॉन्ड है जो खुल जाएगा,
तो वैकेंट ऑर्बिटल भी इसको अवेलेबल हो जाएगी। और इसके बाद हमारे पास आता है CO2। CO2 में भी C और O के बीच में डबल बॉन्ड है, तो C और O के बीच में डबल बॉन्ड होने की वजह से ये ऐसे खुलता है प्लस और माइनस, तो ये C पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको मिल जाएगी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ये जो हमारा जब पाई बॉन्ड दो सेम एटम के बीच में होता है तो फिर ऐसे में वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता, तो एथेन इथीन ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब ये सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन आ गया है। अ सॉल्यूशन हैज 1:4 मोल रेशियो ऑफ पेंटेन टू हेक्सेन, द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर हाइड्रोकार्बन। अच्छा, वेपर स्टेट में आपने कई बार ये क्वेश्चन किया होगा, तो मोल फ्रैक्शन जो वेपर स्टेट में आएगा उसको वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, और वाई हमें निकालना किसका, पेंटेन का, तो वाई पेंटेन। तो इसके लिए सब लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है। अब हम लोग यहाँ पे प्रेशर ऑफ पेंटेन अपॉन टोटल प्रेशर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब प्रेशर ऑफ पेंटेन क्या होगा, प्रेशर ऑफ पेंटेन होगा पेंटेन का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, प्योर स्टेट में हमारा 440 mm फॉर पेंटेन होता है, 120 फॉर हेक्सेन, तो 440 हो गया, और इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन सॉल्यूशन स्टेट। तो मोल फ्रैक्शन पेंटेन का क्या होगा, देखो 1:4 है तो टोटल 5 है और इसका 1 है, तो 1/5, और ऐसे ही 440 इंटू 1/5 प्लस हमारा 440 इंटू 1/5 प्लस, अब 4 इसका कितना है 120, तो 120 इंटू 4/5, 120 इंटू 4/5 ये लगेगा यहाँ पे। अब इसको हमें सॉल्व करना, तो जब सॉल्व करने जाएंगे तो 440 को 5 से सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 का यहाँ पे 5 का हमने इसको सॉल्व कर लिया, 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40, 88 आ गया। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 24, तो सो मुझे मिल जाएगा 88/88 प्लस 4 4 ज़ा 16 और 4 2 ज़ा 8, 96, तो 88/8 और 6 14 और 10 और 18, 88/184। अब 88/184 कर लीजिए आप, 88/184 0.478 आ रहा, 0.478, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ AgI इन प्रेजेंस ऑफ 0.5 मोलर NaI और KSP दिया, सॉल्युबिलिटी निकालना है, ठीक। तो देखिए हम लोग ने AgI को ऐसे कर लिया, AgI इक्वल टू हो गया हमारे पास Ag प्लस I माइनस, मान लीजिए सॉल्युबिलिटी S है तो I माइनस में भी S आएगा, प्लस जो हमारा NaI में I का मोलरिटी है वो इसमें जुड़ जाएगा 0.5। अब सर जब हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करेंगे तो KSP इक्वल टू Ag का मोलर कंसंट्रेशन, I का मोलर कंसंट्रेशन। KSP मुझे दिया गया है 8.5 इंटू 10⁻⁻17 इक्वल टू Ag प्लस का सॉल्युबिलिटी, और इस सॉल्युबिलिटी को नेग्लिजिबल मानेंगे 0.5 के आगे। आप लोगों ने कई बार ऐसा क्वेश्चन किया होगा, तो सॉल्युबिलिटी इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 8.5 इंटू 10⁻⁻17
अपॉन 0.5, ये कैंसिल कर दीजिए, 5 को इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 5 को सॉल्व किया तो 5 1 ज़ा 5, 35, 5 7 ज़ा 35, और मुझे यहाँ पर इंटू 10⁻⁻17, अगर एक डेसिमल ले लोगे तो 10⁻⁻16 आएगा, लेकिन मेरा 17 इंटू 10⁻⁻17, यानी कि सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। मुझे इसमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा। दो स्टेटमेंट है, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एलिफैटिक एमीन्स ओनली। जी हाँ, ये बात सही है, इससे एलिफैटिक एमीन तो बना सकते हैं, एरोमेटिक एमीन नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें एमीन बनाने के समय RX का यूज होता। तो RX बॉन्ड तो जल्दी टूट जाता है, लेकिन अगर एरोमेटिक बनाने जाओगे और CH5X का यूज करोगे तो ये रेजोनेंस होने की वजह से डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है और आसानी से टूट नहीं पाता हेलोएरीन्स। अब हेलोएरीन्स आसानी से टूट नहीं पाता है तो भैया यहाँ पर हम लोग एरोमेटिक एमीन्स, प्राइमरी एमीन्स नहीं बना सकते हैं। तो स्टेटमेंट सेकंड है, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। नहीं, एलिफैटिक एमीन बना सकते हैं, एरोमेटिक एमीन नहीं। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, कन्फर्मर्स का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कह रहा है इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ एथेन देर इज नो टॉर्सियोनल स्ट्रेन। ये बात बिल्कुल गलत हो गई, क्योंकि इक्लिप्स में एक के पीछे एक रहते हैं। तो इससे ये आगे वाला फ्रंट कार्बन का जो हाइड्रोजन है और जो रियर कार्बन का हाइड्रोजन है, उनके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत पास पास होती है, तो रिपल्शन क्रिएट होता। इस रिपल्शन को टॉर्सियोनल स्ट्रेन कहते हैं, जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है। यहाँ कह रहा है नो टॉर्सियोनल स्ट्रेन, गलत। बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ एथेन इज मोर देन स्टेगर्ड कन्फर्मेशन। नहीं सर, ये क्वेश्चन भी आया और आपको पता भी है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल जितने भी कन्फर्मर्स होते हैं सब में सेम होता है। चेंज क्या होता है, डाईहेड्रल एंगल या एंगल ऑफ रोटेशन जिसको कहते हैं, या एंगल ऑफ टॉर्शन भी कहते हो, ये चेंज होता है डाईहेड्रल एंगल। बॉन्ड एंगल भी नहीं चेंज होता, बॉन्ड लेंथ भी चेंज नहीं होती। गलत लिख दिया। इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन ऑफ एथेन इज मोर स्टेबल देन स्टेगर्ड, ये भी गलत हो गया, क्योंकि इक्लिप्स में टॉर्सियोनल स्ट्रेन ज्यादा तो वो अनस्टेबल है, उसकी एनर्जी ज्यादा है, और स्टेगर ज्यादा स्टेबल है। इक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ एथेन हैज ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी देन स्टेगर्ड, जैसा अभी मैंने बताया कि इक्लिप्स अनस्टेबल है क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया, फोर्थ वाला। इस तरह से बच्चों मैंने अपने पार्ट के क्वेश्चन आपको डिस्कस किए, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। कोई डाउट क्वेरी हो तो बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सभी बच्चों को। तो बच्चों, आप लोगों ने आज FST का टेस्ट दिया होगा और सबका टेस्ट बहुत बेहतरीन हुआ होगा। उसी का पेपर डिस्कशन लेके आए हैं। तो बेटा 46 से लेके 68 तक रिस्पेक्टेड संजीव सर ने डिस्कस किया था, 69 से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, समझिए, और जो भी डाउट हो तो वो पूछ लीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में। तो स्टार्ट करते बच्चा। पहला क्वेश्चन है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट टेक 2 मिनट फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ कितना बेटा, 1.2 मोल पर लीटर से कहाँ तक, बिकम 0.3। ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन टू बिकम 0.2 मोल पर लीटर। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं बेटा। यहाँ से अगर हम के निकाल लें, क्या निकाल लें बच्चों, के निकाल लें, तो हमारे लिए कॉन्सेप्ट आसान हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद हम टाइम निकाल लेंगे। तो उसके लिए आपको दिया गया, मतलब उल्टा पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो वही पूछा है आपसे। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर हो जाएगा आपका के टी, मतलब के यहाँ पे लिख लो, के इक्वल टू 2.303 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दी गई है, 1.2 अपॉन 0.3। तो 1.2 अपॉन कितना, 0.3, और के आपको दिया गया है कितना बेटा, सॉरी टी कितना दिया गया है आपको, 2। के निकालना है आपको। तो यहाँ से के आ गया रेट कांस्टेंट, ये आ गया 4 जो कि होता है 0.6, और ये आ गया आपका 2 से तो 0.3 ले लो उसको, 0.3 और 2.
303। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1.1, हाँ तो 1.15 इंटू बेटा 0.6, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.69 समथिंग अप्रॉक्सीमेट, ठीक है ना। उसके बाद किया गया, अब फर्दर ये फार्मूला लगा दो बेटा। अब ये फर्दर आप फार्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा आपका, उल्टा कर देना। तो जब उल्टा करोगे तो कहाँ से 1.2 था, कहाँ पर 0.2 आपसे पूछा गया है, तो आप लिख दोगे फर्दर t इक्वल टू 2.303 अपॉन k की वैल्यू आप निकालिए 0.69 लॉग 1.2 से कहाँ तक पूछा गया है आपका 0.2, हटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 6, और इसको कट करो भैया तो ये आपका आ जाएगा 0.6। तो फर्दर सॉल्व करोगे तो लगभग लगभग आपका आएगा बेटा सॉल्व करने पे log 6 हो जाएगा 0.78, तो 0.78 इंटू मल्टीप्लाई इसमें करके डिवाइड कर देना, तो ये लगभग लगभग आपका आ जाएगा बेटा 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 2 पॉइंट समथिंग। तो 2 पॉइंट समथिंग कौन सा ऑप्शन है आपका, फर्स्ट। बेटा ये कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, लगभग उतना ही आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये यहाँ से दिया गया है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका, a piston filled with 0.08 mole of an ideal gas expand reversibly from 80 ml to 800 ml at a constant temperature of 47 degree Celsius. As it does so, it absorbs 512 joule of heat. The sum of the value of Q and W. तो फॉर द प्रोसेस। तो भैया यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन एक बात बताओ, सम ऑफ वैल्यू, तो बेटा आपको बता दें डेल्टा यू बराबर क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। और यहाँ पर एक बात बोल रहा है, बात ये बोल रहा है आप सबसे बच्चों, सिंपल सी बात बोल रहा है कि आइसोथर्मल, क्या बोल रहा है बेटा, रिवर्सिबली है और साथ में क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आइसोथर्मल। और डेल्टा अगर हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करें तो वो क्या होती है, डिपेंडेंट टेम्परेचर ओनली। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज टेम्परेचर का जीरो, तो डेल्टा ई या डेल्टा यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बेटा सीधे सीधे आपकी क्या हो गई, जीरो। आइसोथर्मल बोल रहा है, ठीक है ना। हाँ ध्यान रखिएगा, आइसोथर्मल में क्या हो जाता है, सीधे सीधे बोलो भैया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है आपकी, जीरो हो जाती है, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, जीरो। और एक बात आपको बताते हैं कि अगर आप ये डेटा रखोगे, ठीक है, क्यू आपको दिया गया है कितना, 512, वर्गडन निकालोगे, वर्गडन आप पहले फॉर्मूला लगा दोगे, माइनस का 2.303 NRT, ठीक है ना, वैल्यू रख दोगे, मोल आपको दिए गए हैं, इन दोनों का जब सम आप करोगे ना तब भी वो किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। अगर किसी को प्रूव करना हो तो आप वो करके देख सकते हो, ठीक है ना बच्चों, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा लेकिन वो आप करके देख सकते हो, वो भी सम इसका भी क्या आ जाएगा, जीरो। क्यू दिया गया ऑलरेडी 512, यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू रखोगे, जूल में रख देना, आर की वैल्यू 8.314, सॉल्व कर लेना, टेम्परेचर रख देना, 47 को कन्वर्ट कर देना कैलविन में, ठीक है, और वैल्यूम दिया है V2/V1 वो रख दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। बट आपको एक बात पता है कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो आइसोथर्मल बात कर रहा है, आइसोथर्मल है तो सीधा सीधा आप बोल सकते हो एक बात, क्या भैया, सीधा सीधा आपको ये बात बोलना है कि यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लिखा है डेल्टा इज नेगेटिव फॉर द, ठीक है, ओके, एनसीईआरटी। देखो बेटा अगला क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हाइलाइट। कह रहे कि ब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन आर हैवियर देन वाटर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है तो ये तो करेक्ट हो गया। दूसरा बेटा ब्रोमो डेरिवेटिव बोल रहा है, ठीक है ना, हाँ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ग्रेटर देन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो भैया एन ब्यूटाइल करो, ठीक है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये हो गया, और टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका। तो अगर हम आपसे आप लोगों से एक बात बोलें बेटा कि यहाँ पर क्या है, एन
और यहाँ पर क्या है, टर्सरी। तो आप लोग एक बात बहुत अच्छे से बोल सकते हो भैया कि ब्रांचिंग बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दो पॉइंट आपको याद होंगे बेटा बॉइलिंग पॉइंट के। पहला पॉइंट आपका क्या था कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है, इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो आप जैसे जैसे ब्रांचिंग को बढ़ाओगे और ब्रांचिंग को बढ़ाओगे भैया, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये उल्टा बता रहा है, कह रहा है कि टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का ग्रेटर होता है किससे बेटा, एन ब्यूटाइल से, जो कि किसका, एन ब्यूटाइल का ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट टर्सरी ब्यूटाइल से। तो आंसर कौन सा हो गया बेटा, आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना। कोई दिक्कत, समझ में आ गया बच्चों। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा भैया, सेकंड हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे जैसे ब्रांचिंग को बढ़ाते हो तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। अगला क्वेश्चन। ठीक है। इनकरेक्ट रिएक्शन, यहाँ पर तीन ही ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन कहाँ गया भैया। इनकरेक्ट रिएक्शन कह रहा है, यहाँ पे एक ऑप्शन कम है। ठीक है बच्चों, हम लिख दे रहे हैं बोर्ड पे, ठीक है ना। थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है तो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये फोर्थ ऑप्शन है आपका यहाँ पर, CH3CH2 डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर है आपका NH2। इसकी रिएक्शन करा दो Br2 प्लस QH के साथ, तो यहाँ से आपका बन जाएगा CH3CH2NH2। अरे ये रिएक्शन आपको याद होगा, हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, ठीक है ना। और ये रिएक्शन बिल्कुल सही है। तो क्या गलत पूछा है आपसे, इनकरेक्ट पूछा गया, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये रिएक्शन सही है बच्चों, दिख रहा होगा आपको, ये मिस हो गया था थोड़ा सा। चलिए, तो हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, ठीक है ना। ये वाला देखें तो अगर थर्ड ऑप्शन क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करा रहा है केओएच के साथ, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई बेटा, हाफ मैन आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। बट यहाँ पर क्या बन रहा है, एल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन क्या हो गई आपकी, गलत हो गई। क्या हो गई भैया, गलत हो गई, ठीक है ना। तो आंसर तो आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ चलो, ये तो आंसर सही था, ऑप्शन सही था। फिर ये क्या कह रहा है, Br2 KOH, ये हेलो फॉर्म है, ठीक है सही है ये भी। फिर ये आपसे क्या कह रहा है बेटा, ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, रीमन टीमन। तो ये भी क्या है आपका, बेंजल्डिहाइड से, ठीक है, सैलिसिलिक ओके। तो ये सॉरी सैलिसिलिक नहीं, हाँ हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, सही है। तो आपसे इनकरेक्ट पूछा गया, तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो रिएक्शन मैं फिर से बता दूं, पहले रिएक्शन कौन सी है, राइमन टीमन, और दूसरी रिएक्शन कौन सी है, हेलोफॉर्म, और चौथी रिएक्शन कौन सी है, हाफ मैन आइसोसाइनाइड, जिसमें एल्डिहाइड बन गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, गलत है। और फोर्थ रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। चलिए अगला देखो बेटा, सिर्फ राइमन टेमन दी गई है बेटा इसमें, पहली रिएक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अ जिंक पॉट। तो भैया स्टोर नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, उसको खत्म कर देगा उसको, ठीक है, हाँ पिघला देगा। तो ये क्या हो गया आपका, करेक्ट सही है, कैन नॉट बोला है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है आपसे द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल हाफ सेल, भैया उसके लिए कंप्लीट सेल होना चाहिए, इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो गया भैया, ठीक है ना। सुपर कंडक्टर सो जीरो रेजिस्टिविटी, बिल्कुल सही है, सुपर कंडक्टर, हाँ ठीक है। एनसीईआरटी सीधा लाइन लिखिए बेटा, द सेल कांस्टेंट इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल जनरली कंटेनिंग अ सॉल्यूशन ऑफ KCl whose conductivity is already known. The cell constant is usually determined by measuring the resistance of the cell generally containing solution of KCl. हाँ ठीक है सही है, conductivity already known, बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है। अगला देखो, इन अ गैल्वेनिक सेल एनोड हैज पॉजिटिव पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू द सोल्यूशन। भैया आपने पढ़ा होगा लोन मेथड, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड जो होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, वो एनोड होता है, और साइन क्या होता है, नेगेटिव। और ये क्या बोल रहा है आपसे भैया, पॉजिटिव बोल रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया आपसे, गलत हो गया। तो आंसर है पहला A C D पहला ऑप्शन होगा बेटा इसका, कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन, ठीक है। पहला ए सही है, सी सही है, और डी, तो पहला ऑप्शन ACD, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये चीजें लिखी हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो बेटा, आप सबने फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है बेटा, सम ऑफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो देख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला इधर लिख देते हैं क्योंकि इस जगह बॉल लगेगी। अब देखो बेटा, यहाँ पर सबकी दी गई, तो देखो सी एच बॉन्ड काउंट कर लेते हैं कितने हैं। दो सी एच यहाँ पर होंगे, एक सी एच यहाँ पर, तीन हो गए और तीन यहाँ पर, तो 6 सी एच है। तो 336 इंटू 6 करो तो ये आपका कितना आ जाएगा, 24 24 36 बार 24, ये लगभग लगभग 2460 आ गया। पहले हम प्रोडक्ट का लिख ले रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो बेटा, सी डबल बॉन्ड सी एक ही है तो यहाँ पर आ जाएगा 606। फिर आपका कह रहा है कि सी सी बॉन्ड कितने हैं, तो एक ये है, दो हैं, तो 410 सॉरी 336 इंटू कितना करो भैया, 336 इंटू कर लो 2। सी सिंगल बॉन्ड सिंगल, सॉरी सी सिंगल बॉन्ड सिंगल तो एक ही है ना, तो 336 सीधा करो यार, कितना आएगा भैया, 6 6 12 2, 6 3 9 1 10, 6 4 10 3 13, 3402 आ गया भैया। ठीक, क्लियर हो गया। अब देखो, अब हम प्रोडक्ट का निकालेंगे तो भैया यहाँ पर CH2 है, CH2 है और CH2 है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो CH बॉन्ड कितने हैं, 2 4 और 6, तो CH बॉन्ड आपको दिए गए हैं कितने बेटा, 6। तो 410 इंटू 6 करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा आपका, 410 इंटू 6 अभी किया था, 6 को 24 और 60, तो 2460 इधर आ गया भैया प्रोडक्ट के लिए 2460। ठीक है बेटा, ये देखो सी एच बॉन्ड यहाँ पर दो हैं, यहाँ पर दो हैं, यहाँ पर दो, तो टोटल कितने हैं, सी एच बॉन्ड 6 और सी एच बॉन्ड के लिए एंथैल्पी कितनी दी गई, 410, तो 410 इंटू कितना कर देना 6, तो 2460 आ चुका है भैया। अब देखते हैं सीसी बॉन्ड कितने हैं, तो सीसी बॉन्ड कितने हैं बेटा, 1 2 और 3, तो 3 है सीसी बॉन्ड, तो एक का कितना है बेटा, सी सिंगल बॉन्ड सी बात करो, सी सिंगल बॉन्ड सी कितने 336, तो ये हो जाएगा आपका लगभग लगभग 3 3 का 9 और 36, तो एक सेकेंड भैया कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा जल्दी से, गलत ना हो कैलकुलेशन, 336 इंटू 3, तो 1008। ठीक है, जोड़ देते हैं, 8 6 4 3, 3468, 3468 माइनस करोगे तो देखो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सॉरी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, ठीक है, तो 3402, तो ये आपका बचेगा यहाँ पर 8 में 2 गया 6 6, और ये इसमें इसको माइनस करना था तो -66 आ गया भैया। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। मैंने उस तरीके से नहीं लिखा कैलकुलेशन की वजह से, आप इसको यहाँ पे लिख के माइनस करोगे तब भी इतना ही आएगा, ठीक है ना भैया। तो आंसर कितना आ गया आपका, माइनस का 66। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखो वो लिखा है बेटा, इंथैल्पी किसकी, रिएक्टेंट की माइनस किसकी, प्रोडक्ट की, वही चीज आ गई सामने आप सबके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है आपसे, विच फंक्शनल ग्रुप इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अमीनो एसिड। देखो अमीनो एसिड की अगर हम बात करें यहाँ पर तो ध्यान देना बेटा, अमीनो एसिड होता क्या है, CNH2HRCOOH। तो क्या कह रहा है कि पहला ऑप्शन देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया और ये NH2 अमीनो ग्रुप, तो कह रहा है कि कार्बोक्सिल एंड अमीनो पहला ही हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, ये आपका अमीनो एसिड है, इसमें देखो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप मिल रहे हैं, तो NH2 और COH, कीटोन है नहीं, एलियर है नहीं, ईस्टर ईथर अमाइड अनाइट्राइल नहीं, कोई नहीं। ठीक है ना, तो समझ में आ गया अमीनो एसिड, सबसे सिंपल क्वेश्चन था बेटा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.2303 सेकेंड इनवर्स, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस टू 1/4 ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो भैया टी हाफ निकाल लो और टी हाफ का दुगुना कर देना, तो 1/4 तो पहुंच जाएगा भाई, 1/2 को तब दुगुना करोगे तो 2/4 आएगा ना भैया, सॉरी 1/4 आएगा ना। तो देखते हैं सॉल्व करके, बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है। अगर हम यहाँ पर देखें बेटा तो सारा कुछ लिखा हुआ है आपका, ध्यान देना। चलो, द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, रेट कांस्टेंट के दिया गया है, तो देखो बेटा
टी हाफ कितना होता है आपका 0.693 और डिवाइड बाई कितना होता है भैया 0.203 रेट कांस्टेंट ठीक है ना। डिवाइड बाई के होता है, के की वैल्यू दी गई है, तो ये कितना आ गया आपका 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 3 पॉइंट समथिंग ठीक है, बट 3 आएगा ठीक है। और क्या कह रहा है, ये टी हाफ आया है और आपसे पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस टू 1/4 ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है ना, 1/4 पूछा है आपसे, तो ये कितना है 3 और इसको क्या कर दो डबल, तो ये कितना आ गया आपका 6 आ गया, कितना आ गया भैया 6 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई रिलेशन दैट इज इनकरेक्ट कह रहा है। देखो बेटा पहला क्या क्या कह रहा है आपसे, NH2H5 है, CH3, ये एक दूसरे कौन से हैं बेटा, फंक्शनल आइसोमर्स हैं, ठीक है बिल्कुल सही है, एनिलीन ठीक है हाँ। फिर ये अगर बात करें तो ठीक है, देखो इस डबल बॉन्ड से रिंग, हाँ ये एक दूसरे कौन से आइसोमर्स हैं, रिंग चैन आइसोमर्स हैं, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है ये भी सही है। फिर देखें कह रहा है कि ये आपका एल्डिहाइड है, ये आपका कीटोन बन गया मेटामर्स, नहीं भैया देखो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, अगर कभी फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाए तो मेटामर्स थोड़ी ना होंगे, कौन से आइसोमर्स हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमर्स। देखो CH3 CH2 CH2 CHO है, यहाँ पर CH3 CH2 CO और CH3 है, तो एक दूसरे कौन से आइसोमर्स है भैया, फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है ना कि मेटामर्स। और ये एक दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन चेंज हुई है, तो अगर नंबरिंग करें तो यहाँ से करोगे 1 2 3, 1 पे ब्रोमो आ गया, यहाँ से करोगे 1 पे क्लोरो है, तो नंबरिंग चेंज हुई है, तो ये एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स है, पोजीशन। तो भैया इनकरेक्ट आपसे पूछा गया था दोस्त, तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया आपका, तीसरा हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, विच एल्केन विल मेजर प्रोडक्ट दिया गया है CH3 MgBr। देखो बेटा एल्कोहलिक है तो एसिडिक H, तो यहाँ से H ठीक है, और ये टूटेगा H प्लस और यहाँ से माइनस CH3 CH4 मेथेन बनाएगा भैया, एल्केन CH4 बनेगा, ठीक है ना बेटा, मेथेन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है ये, इसमें कुछ भी डाउट नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, 79, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, ठीक है ना, हाइड्रोबोरेशन ठीक है, THF H2O2 है, तो इसमें क्या होता है एडिशन ऑफ H2O, कैसे, एंटी मार्कोनी, तो आप इस बॉन्ड को तोड़ दो भैया, जिसके पास H ज्यादा है उसको H ही दे दो, तो यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या दे दो आप OH, ठीक है, जिसके पास H ज्यादा है उसको OH, और जिसके पास नहीं है तो यहां पर दे दिया आपने H। तो देखो अब इसको अगर देखें तो यहां पर जब आप करोगे ठीक है ना फाइनल, तो यहां पर दो प्रोडक्ट बनेंगे, कौन कौन से, सेना और एंटी, क्योंकि ये आपका कौन सी एल्कीन है बेटा, सिस एल्कीन, तो सिस एल्कीन की जब कराओगे रिएक्शन तो आपने पढ़ा होगा CAR और TAM, ठीक है, तो उसके थ्रू हो जाएगा। तो जब देखें यहाँ पर बेटा तो मेजर प्रोडक्ट कौन कौन से बन जाएंगे, अब इसको देखो तो एक बार आपने OH नीचे लगा दिया, तो एक बार इसके पास H भी है तो ऊपर लगेगा, और एक बार इसको इंटरचेंज भी तो कर सकते हो सिन एंटी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें तो एक बार OH नीचे हो गया, एक बार H ऊपर हो गया, इसको उल्टा भी कर सकते हो तो OH और H, तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयन इज प्लेनर, प्लेनर, तो देखो बेटा अगर हम यहाँ पर देखें PO4 माइनस, तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 5 3 8 4, तो टेट्राहेड्रल नहीं। यहाँ पर देखें बेटा H3O प्लस, तो अगर हम बात करें आप सबसे H3O प्लस की नहीं बनेगा बेटा, हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। फिर आ गया आपका XCF3, तो 8 एक कम करो 7, 3 बॉन्ड चले गए, ठीक है ना, 3 आपके बॉन्ड पेयर हो गए, और आपके बचे यहाँ पे 4 लोन पेयर, टी शेप बनेगा इसका कुछ इस तरीके से। और भैया टी शेप कैसा होता है आपका, टी शेप प्लेनर, तो आपसे पूछा गया है कौन सा मॉलिक्यूल या आयन क्या है, प्लेनर, तो आंसर कौन सा हो गया बच्चों, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है XCOF4, तो 4 ऑक्सीजन ये लगेंगे तो 4, ठीक है, ये बनेगा आपका कुछ 4 2 6, एक लोन पेयर भी रहेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों आपका
थर्ड हो जाएगा। ठीक, टी सेप बनना है भैया, ठीक है। अच्छा ये हो चुका है। ये द मॉलिक्यूल द नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल इन कटायनिक पार्ट ऑफ सॉलिड PCl5। तो भैया सॉलिड PCl5 है तो दो जगह टूटेगा, किसमें किसमें, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। तो यहां पर आ जाएगा 5 में कम 4 sp3, और यहां पर आ गया आपका PCl6, तो ये आपका आ जाएगा 6 sp3d2, sp3d2, ठीक है ना। अब अगर हम आपसे कहें बेटा यहाँ पर कि क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल इन द कटायनिक पार्ट, तो भैया sp3 है, और sp3 क्या होता है, टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में क्या 90 के एंगल होते हैं क्या, नहीं होते। तो क्या हो जाएगा आपका 0, कटायनिक पार्ट में पूछा गया तो इसमें देखना है, ठीक है ना। कितने हो जाएंगे बच्चों, 0। क्लियर हो गया। हाँ, PCl5 अगर सॉलिड में दिया गया तो आपको उसको तोड़ना पड़ेगा, किसमें, PCl4 प्लस में और PCl6 माइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मैच द कॉलम। कंपाउंड दिया है, प्रॉपर्टीज दी हैं, तो देखो बेटा N2O, N2O बोल रहा है तो N2O, N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। सॉरी, वही मैं सोचूं कैसे यार N2O है, N कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीजन, हाँ sp हाइब्रिडाइज होगा तो पहला ही हो जाएगा इसका, ठीक है। और कुछ होगा क्या, N2O न्यूट्रल भी होगा, इसके दो ऑप्शन सही होंगे, तो भैया P और Q किसमें किसमें है, PQ इसमें भी है, इसमें भी है, तीन में है। फिर से सॉल्व करो, देखो बेटा ये हो गया। अब देखो SnO4 माइनस, ये कौन से नेचर का है आपका, सिंपल सा है भैया, एम्फोटेरिक टिन, एम्फोटेरिक है, और तो कुछ है नहीं, ठीक है, sp नहीं। NO2, NO2 कह रहा है, तो NO2 का नेचर कैसा है भैया, NO2 अगर देखो तो ये आपका कलर देगा बेटा कौन सा, रेडिश ब्राउन, ठीक है ना। तो इसका नेचर कैसा हो जाता है, एसिडिक, ठीक है, ये आपका एसिडिक नेचर का है। फिर ClO2, ClO2 की अगर बात करें बेटा तो ClO2 ये भी क्या है, एसिडिक है, क्या है बेटा, एसिडिक है, ठीक है ना। नॉन मेटल ऑक्साइड, कौन से, नॉन मेटल ऑक्साइड है तो कौन से नेचर का होगा, एसिडिक। अब देखो मिला लो पहले यार, ए का दिया गया है P और Q, तो जो कि तीनों में थे। B का दिया गया है R, तो B का R किसमें, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। फिर C का दिया गया है S, और C का S यहाँ पर है, अबे यहाँ पर भी है। फिर D का दिया गया है S, मतलब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, तो आंसर कौन सा हो गया भैया, पहला। आप देख के एक एक ऑप्शन करके नहीं कर सकते, एक दो ऑप्शन पूरा करना पड़ेगा। तो D का क्या हो जाएगा बच्चों, S हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NH3 आइसोस्ट्रक्चरल विथ, तो अगर देखें तो ये क्या होता है, पिरामिडल। अब देखते हैं ACO3 2 माइनस, तो 8 हो जाएंगे, नीचे 3, एक लोन पेयर, तो बेटा ये A होगा आपका, ठीक है ना, आइसोस्ट्रक्चरल पिरामिडल। ClF3, तो यहाँ पर दो लोन पेयर होंगे, टी सेप नहीं, प्लेनर। 7 हो जाएंगे, तो दो लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर लगाओगे तो टी सेप नहीं, ये नहीं होगा। CH3 दिया गया है, CH3 बेटा ये भी नहीं होगा आपका। PCl3 दिया गया है, तो PCl3 एक लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है, और 3 आपके बॉन्ड, ये भी पिरामिडल, तो A और D हो जाएंगे बच्चों, तो ओनली A एंड D, ठीक है ना। ये आपके क्या है, आइसोस्ट्रक्चरल, किसके, NH3 के। समझ में आ गया भैया। आप ऐसे भी देख सकते हो, सब में इसमें भी एक लोन पेयर है, 3 आपके डबल बॉन्ड 3 ऑक्सीजन लगा होगा, ठीक है। तो ये भी पिरामिडल और ये भी क्या है, पिरामिडल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे आपके, A और D हो जाएंगे बच्चों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल एटम इज प्रेजेंट इन इट्स हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट इन, तो देखो बेटा अगर हम यहाँ पर बात करें तो जीनॉन हो गया, सल्फर हो गया, सल्फर हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले हम लोग सल्फर वाला करते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है। सल्फर की अगर हम बात करें बेटा, तो देखो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने चाहिए, 6। यहाँ पर 5 4 4, तो देखो अगर हम बात करें आपसे तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको भी दिखा भी दे रहा हूँ। तो ये आपका हो जाएगा 3s2 और हो जाएगा 3p4, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ आपसे बोलें तो ये आपका हो गया बेटा 3s, और ये आपका हो गया 3p, और ये आपका हो गया 3d। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 है, 1 2 3 और 4, एक्साइटेड स्टेट में भेजोगे फिर, ठीक है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको भेजोगे सेकंड, तब इसके पास कितने आ जाएंगे, 6 अनपेयर्ड। क्यों, हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर काउंट करो क्या आज निकल के आता है,
sp3d2, ठीक है। तो सबसे अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड स्टेट कहाँ पॉसिबल है बेटा? आपसे अगर पूछा जाए तो आप बताओगे कहाँ पर पॉसिबल है भैया? हाँ, पाई बॉन्ड बनेंगे ना। तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड स्टेट आपको मिल जाएंगे किसमें भाई साहब? SO3 सल्फर। यहाँ पर ऐसे 4 है, 4 अम्पेयर। क्या इतनी बात क्लियर है बच्चों? ठीक है ना? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका SO3। अगला क्वेश्चन देखो, द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फ्रॉम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम N7 टू 7 ऑर्बिट टू फर्स्ट। तो देखो बेटा, इसका फॉर्मूला होता है N2 माइनस N1, एक ब्रैकेट में दूसरा आपका N2 माइनस N1 प्लस 1, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2। तो अगर हम यहाँ पर देखें बेटा, ठीक है, तो 7 माइनस 1 करो तो ये 6 आ गया भैया। 7 माइनस 1 प्लस 1, तो ये आपका 7, और डिवाइड बाई कितना? 2। 7×42 बटे 2 कितना? 21। तो 21 सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसका, ठीक है ना? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन काउंट करने का ये फॉर्मूला होता है। फॉर द रिएक्शन दी गई, डेल्टा एच दिया गया 30 किलो जूल पर मोल, डेल्टा एस दिया गया 75 जूल पर केल्विन पर मोल। थोड़ा सा दिक्कत हो रही क्योंकि फीवर है बेटा, इस वजह से। तो डेल्टा एच दिया गया 30 किलो जूल पर मोल, डेल्टा एस दिया गया 75 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच एबव रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा इंट्रोपी, चेंज इन इंट्रोपी, डेल्टा एच अपॉन क्या होता है? टी। यहाँ से टी निकालना है बेटा आपको, तो टी हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा एच आपको दिया गया है 300, लेकिन भैया ये किलो जूल में है, जूल में है, सॉरी 30 दिया गया है बॉस, गलती हो रही है थोड़ा सा, कोई बात नहीं यार, कर दे रहे हैं, ठीक है। डेल्टा एस आपका दिया गया कितना? 75। तो ये बेटा हो जाएगा आपका 1000 इंटू 30, 30,000, डिवाइड बाई कितना बेटा? 75। तो सॉल्व करो इसको, कितना आएगा ये? 4, 75 तो 300, 4 बार गया 300 और 4, ये आ जाएगा आपका 400, ठीक। आपसे बोल क्या रहा है? द टेम्परेचर एट विच द एबव रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो 400 में तो इक्विलिब्रियम हो गई, और इससे ज्यादा बढ़ाओगे अगर, तब क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। तो आंसर होगा आपका बेटा कौन सा? 425। बड़ा कंफ्यूजिंग है, कई बच्चे सॉल्व करके डायरेक्ट लिख देंगे पहला, ठीक है, ध्यान से पढ़ना भैया। तो बढ़ाना पड़ेगा एबव स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स एंड कलर। ठीक है भैया, चलो तो सबसे पहले इसी को कर लेते हैं, ठीक है। टाइटेनियम दिया गया है 22, तो ये आपका हो जाएगा 4s2 3d2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका +3, ठीक है। H2O न्यूट्रल है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन ये चले गए, एक यहाँ से गया, तो ये आ गया 3d1। तो भैया ये तो पैरामैग्नेटिक तो यही हो जाएगा, और अगर पैरामैग्नेटिक मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन है तो कलर्ड है, और साथ में बोला है इनर ऑर्बिट, तो भैया जब डी में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इनर ऑर्बिट, ठीक है, उसकी कोई बात ही नहीं है। तो आंसर तो यार यही हो गया आपका थर्ड। कौन सा हो गया बच्चों? थर्ड। तो ऐसे ही आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर आ जाएगा +2, यहाँ पर आ जाएगा आपका +2, यहाँ पर आ गया +3, तो ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये जो आपका आंसर था वो आ चुका है बेटा, इस तरीके से आप देख लेंगे, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उतने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे आपको निकाल देने, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों? थर्ड हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, D1 है, ठीक है। कास्टिक सोडा इज एब्जॉर्ब फॉर, तो बेटा अगर हम देखें यहाँ पर तो NaOH के साथ CO2, NaOH के साथ क्या एब्जॉर्ब होता है? CO2, बेस है ना, ठीक है। तो सेकंड हो जाएगा, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, PbF4 इज कोवैलेंट इन नेचर। भैया कोवैलेंट इन नेचर नहीं, SnF4 इज आयनिक इन नेचर, तो ये सही है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया भैया, PbF4 कह रहा है बेटा, ठीक है ना, और कह रहा है कोवैलेंट नहीं। SnF4 इज आयनिक इन नेचर बिल्कुल सही है भैया। अब इसको भी कोवैलेंट बोल देता तो ये भी क्या हो जाता? गलत हो जाता। तो कह रहा है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, नहीं गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट नहीं, स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट बट फर्स्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज
करेक्ट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? थर्ड हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट। तो भैया सीधी सी बात, आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबके निकाल लो, आपको पता चल जाएगा कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो देखो बेटा, यहाँ पर अगर हम बात करें Mn2+, तो ये आपका हो जाएगा मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज 25, तो ये आपका हो जाएगा 4H2 3D5। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर देखें बेटा, तो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपको, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, तो यहाँ कितने अनपेयर्ड है? 5। तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हैं, सबसे ज्यादा इसी में हमें लग रहे हैं Fe2+, तो यहाँ पर 6 और 6 अगर इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो देखो बेटा, अरे 4:3D6, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 और 6, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कोबाल्ट 2+ और कम अनपेयर्ड हो गए भाई, फुलफिल तो हो गए, निकिल और कम प्लस, तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड यहाँ कितने अनपेयर्ड है? 4। तो मतलब आपके सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसी में है, मैग्नेटिक मोमेंट आप निकाल लीजिए। आप सीधे सीधे याद रखा करो बेटा जब ऐसे क्वेश्चन आए, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है ना, और क्यों टाइम बर्बाद करना जब आपका आंसर सिंपल आएगा, सीधा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके ज्यादा उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलो भैया, ठीक, ये दिया गया है बेटा। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट जिसको भी निकालना भी हो ऐसे, तो निकाल भी सकते हैं आप लोग। फॉर्मूला पता ही है आपको, √n n+2, कैलकुलेट कर लीजिए बोर मैग्नेट्रॉन। तो बच्चों, पूरा पेपर डिस्कस कर दिया है। ठीक है ना, थोड़ा सा तबीयत सही कम था, इस वजह से अगर कोई दिक्कत हुई हो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और अगर कोई वैसी दिक्कत हो, आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा। और अगर कोई भी दिक्कत है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आया, कुछ भी दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं भैया अगली क्लास में। और ऐसे ही आप लोग टेस्ट देते रहिए, ठीक है ना। चलिए, बाय बाय।